सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जी के सामान्य अध्ययन साइट नंबर सेकंड 27/11/2020 शिफ्ट सेकंड में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनेगी टॉपिक वाइज हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। यदि आप 40 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो आपको टॉपिक वाइज कवर करना होगा, तभी आपके 40 प्लस नंबर आ पाएंगे। रट्टा फिक्सन से कार्य नहीं चलेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब सबसे पहले इसकी डिटेल जानने से पहले आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार की बात आई है। संविधान में भाग कितने हैं टोटल? संविधान में भाग है आपके 22। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल होते हैं 395। सब क्लोज वाले तो ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। अनुसूची कितनी है? अनुसूची कितनी है? टोटल अनुसूची है 12। अब आपको सबसे पहले संविधान के जो 22 भाग है ना, कौन सा भाग एक कहां से कहां तक है? 1 से 4, 2 5 से 11, ऐसे 22 के 22 भाग की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। 1 नंबर तो आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। ऐसी तैयारी करनी है डीपली, तभी आपके 40 प्लस नंबर आ पाएंगे। अब बात करते हैं जो समिति थी, कौन कौन सी समिति थी। एक क्वेश्चन पूछा हुआ, साथ के साथ 6 की 6 मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। देखो सबसे पहले देखो मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार जो अधिकार है ना, मौलिक अधिकार किसके पास थे? भाई जी के पास थे, वल्लभ भाई पटेल। घर के अधिकार सबके बड़े भाई के पास होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपका अल्पसंख्यक व जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, जिसे भी बहिष्कार कर रहा था ना, बहिष्कार करे थे, कौन करे थे? हमारे घर के भाई करे थे। इसका मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद मसौदे समिति। मसौदे मतलब जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था? B.R. अम्बेडकर जी ने किया था। नंबर 4 है संचालन। संचालन एक बार बताओ, कहीं पे भंडारा होता है, कहीं पे पूजा होती है, संचालन नहीं कहते क्या? कि संचालन स्टार्ट हुआ है क्या? किसका? प्रसाद का। ऐसे ही याद करने का तरीका है, तभी याद रख पाओगे। संचालन किसका हो रहा था? प्रसाद का। इसका मतलब राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। इसके बाद अल्पसंख्यक समिति, एस है, ये देखो HC। और अल्पसंख्यक को क्या बोलते हैं? SC तो बोलते हैं, SC ST वगैरह बोलते हैं। अल्पसंख्यक को ऐसे याद रखना, SC मतलब HC मुखर्जी, ठीक है जी। छठे नंबर पर कार्य संचालन समिति। ये है ना, कार्य का संचालन कौन करता था भाई? मुंशी जी करते थे। कार्य का संचालन कौन करता था? मुंशी। अब देखो रट्टाफिकेशन करोगे तो आपका गलत होगा क्वेश्चन एग्जाम में। अब एक बार मैं 6 की 6 आपको रिवाइज करा देता हूँ। अब मौलिक अधिकार, घर के अधिकार किसके पास थे? भाई जी के। बहिष्कार, घर में किसान है, किससे जाना है, कौन डिसाइड करता था? भाई। मसौदा प्रारूप सभी को पता है, B.R. अम्बेडकर। संचालन स्टार्ट हुआ है क्या? किसका? प्रसाद का। अल्पसंख्यक SC ST से याद रख लेना, HC होगा, ऑप्शन में डायरेक्ट टिक लगेगा। कार्य का संचालन कौन करेगा? मुंशी के द्वारा कराया जाता था। ये आपको याद करने का तरीका है, ऐसे ही आप याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितनी थी? अब ये आपका जो टॉपिक है ना, जनगणना का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में से क्वेश्चन आपका बनता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17.5%। अब हम क्या करेंगे, जो जनगणना है उससे जितने बनने वाले क्वेश्चन है सारे के सारों को रिवाइज करेंगे साथ के साथ। ये वाली आपकी सीरीज, यदि आप अलग अलग प्रैक्टिस करना चाहोगे एक साथ नहीं कर पाओगे, लेकिन इस सीरीज के माध्यम से क्या होगा, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में रिवाइज कराता रहूंगा और ट्रिक्स आपके माइंड में सेट करता रहूंगा। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, विश्व जनसंख्या दिवस पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? आपका 11 जुलाई। याद कैसे करोगे? एक करके तो जनसंख्या बढ़ रही है भारत की, एक बच्चा पैदा हो रहा है तभी तो जनसंख्या बनी। एक एक बोले तो आपका 11 जुलाई। एक जन से मतलब जन मतलब पैदा हो रहा है, इसे ऐसे याद करना। जनगणना 2011 देश की कितने नंबर की जनगणना थी? आपकी 15वीं नंबर की आपकी जनगणना थी। यदि बात करते हैं स्वतंत्र भारत की, कौन से नंबर की थी? 7वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत की। आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। टोटल 15वीं, आजादी के बाद 7वीं, पहली कब हुई थी? 1951 में। जो क्वेश्चन बनता है, जो स्टूडेंट का मैक्सिमम गलत होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन आपके। भारत में पहली बार विधियत जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1972 में। बेहतर तरीके से ऐसे याद करना, बेहतर तरीके मतलब 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से, 72 में पहली बार हुई थी। लेकिन नियमित जनगणना अच्छे से रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कब स्टार्ट हुई थी? आपकी 1881 से स्टार्ट हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। याद कैसे रखोगे? रिवन नहीं होता क्या? रिवन काटा था जी। क्या काटा था? रिवन काटा था। किसने? रिपन ने। भारतीय जनगणना का महाविभाजन वर्ष पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो महाविभाजन, एक आपका लघु विभाजन। महाविभाजन है 21 और लघु विभाजन है 51। ऐसा याद करना। महाविभाजन वर्ष क्या था? 1921। और लघु विभाजन वर्ष क्या था आपका? 1951। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और गलत लगने की चांस ज्यादा होती है स्टूडेंट के। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.05 करोड़ थी। अब तो लेकिन बहुत ज्यादा हो रही है। विश्व की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 17.5%। देखो ये पॉइंट आया था आपका, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ये पॉइंट कहां से उठा था? ये यहां से उठा था। इसलिए आपको क्या करना है, जनगणना वाला, और जैसे जनगणना हुई
देखो सिलेक्टेड टॉपिक है, जनगणना से क्वेश्चन फिक्स है। जो आपका बजट है ना, बजट 23-24, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हैं। हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन बजट से आने ही आने हैं। करंट अफेयर की जो सीरीज है सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है, एक बार एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उसे भी जरूर देखना। एक्स्ट्रा फैक्ट व स्टैटिक जीके दोनों में मैं आपके कवर करा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी आपको, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। कितनी है? लगभग 20 करोड़ की समथिंग है। न्यूनतम जनसंख्या वाला आपका राज्य कौन सा है? सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। इनका लक्ष्य है जनसंख्या ज्यादा न बढ़ने देना। इसे याद कैसे करोगे? दिल्ली में बहुत ज्यादा भीड़ है, ये इतना सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा है ही सिक्किम। सिक्किम मतलब वहां सीख सीख की तरह दिखाई देते हैं व्यक्ति, ऐसे याद कर लेना। ये सिर्फ तरीका होता है याद रखने का। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? थाने महाराष्ट्र का है जी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, जिसमें मात्र इतने व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है एग्जाम में, जनघनत्व वाला। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कितने हैं? 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इसमें। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। कितने हैं? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगामी एग्जाम में जब भी जनगणना का आपका कोई क्वेश्चन होगा जनसंख्या से, तो क्या होगा, मैं इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स अलग जो कुछ बचे हुए हैं उन्हें कवर कराऊंगा। ऐसी हमारी सीरीज कंप्लीट चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों द्वितीय क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? अब आपको ये पता होना चाहिए, जो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र है? 3 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र हैं? 3। इसमें देखो मैं आपको समझा देता हूँ। 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो आपको होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है आपका द्वितीय क्षेत्र, एक होता है आपका तृतीय क्षेत्र। अब डायरेक्ट ये पूछा जाता है, ये तो पूछा नहीं जानेगा कि कितने क्षेत्र होते हैं, ये तो सभी को पता है कितने क्षेत्र होते हैं, 3 होते हैं। अब ये पूछा जाता है कि कौन सी मद में कौन से क्षेत्र में क्या क्या आता है और वो कौन कौन से होते हैं। देखो प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। इस गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। जैसे आपका कृषि, देखो एग्जाम्पल समझ लेना, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन। यदि आपको ये ट्रिक से करना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर, अर्थव्यवस्था के नाम से प्ले लिस्ट है, अर्थव्यवस्था की प्ले लिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो देख लेना, एक लाइन में आपके बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। सारी पंचवर्षीय योजना की एक प्ले लिस्ट है अर्थव्यवस्था की, उसमें जाकर देखना, गारंटी मैं लेता हूँ। एक बार देखना तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल एकदम याद है। प्राथमिक क्षेत्र में ऑप्शन में क्या क्या आएगा आपका? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि जो आते हैं आपके इस क्षेत्र में आते हैं आपके, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है आपका? यह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को अपनी गतिविधियों से कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है आपका? ये आपका द्वितीय क्षेत्र होता है। इसके बाद आपका जो तृतीय क्षेत्र होता है, इसमें द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? इस्पात उद्योग, चीनी कारखाना, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि इसमें आते हैं आपके द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक बार मैं आपको स्लाइड नेक्स्ट करके समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसा कि प्रथम क्षेत्र को मैं फर्स्ट लिखता हूँ, द्वितीय वाले को 2 लिखूंगा, तृतीय वाले को 3 लिखूंगा। इनसे भागीदारी पूछी जाती है कि कौन से क्षेत्र की कितनी भागीदारी है भारत की जीडीपी में। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है लगभग उसकी 14% होती है, जो द्वितीय क्षेत्र होता है लगभग उसकी 26% भागीदारी होती है, और जो ये आपका तृतीय क्षेत्र है इसमें कितनी भागीदारी होती है आपकी? 60% भागीदारी होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपका पूछा गया है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपके लिए सफिशिएंट है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परिवहन। डिटेल पहले इसलिए बताइए, देखो क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र में आता है? 1 नंबर पक्का है। यह टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करना, टॉपिक वाइज स्मार्ट अप्रोच के साथ तैयारी करो। 40+ नंबर बड़े आसानी तरीके से आएगी। ऐसा नहीं कि पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है ये अच्छी तरीके से आपको नहीं पता है, उससे कोई फायदा आपका नहीं है। टॉपिक सेलेक्ट करो, टॉपिक वाइज कवर करो, आपके क्वेश्चन बिल्कुल राइट होंगे। 40+ नंबर आने ही आने। देखो द्वितीय क्षेत्र में क्या है? परिवहन। अब द्वितीय क्षेत्र में एग्जाम्पल देखो क्या क्या थे आपके? इस्पात उद्योग, चीनी कारखाना, वस्त्र उद्योग, वाहन। इसमें वाहन दिया है ना, वाहन के अंतर्गत क्या आता है आपका? परिवहन आता है। ऐसी इस बार आपसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसी आपको जीके की तैयारी करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में अक्टूबर 2020 में प्रारंभ में विपणन वर्ष में गन्ने का भाव पूछा है। किसका भाव पूछा है? गन्ने का भाव। स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, जैसे कि आपका एक तो गन्ने का पूछता है एग्जामिनर, एक गेहूं का पूछता है, ठीक है जी, एक चावल का पूछता है, वर्तमान मूल्य पूछता है डायरेक्ट, कितने रुपए कुंटल घोषित हुआ है, ये इस बार लेटेस्ट पूछेगा। ये तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 20 का, इस बार 23-24 का आपको कवर करना है। इसका जो उस टाइम आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर है 285 रुपए प्रति क्विंटल था। ऐसे इस बार का आपको देखना है, ये आपका होमवर्क है, साथ के साथ सर्च करना, यदि याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अन्यथा क्लियर करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौथा स्तर आपका बनाते हैं। अब इसकी थोड़ी डिटेल समझ लीजिएगा सभी। जो खाद्य श्रृंखला है ना, एक परिस्थितिकी तंत्र में ना जो घटनाएं होती है वो कैसे कैसे होती है, इसमें है ना मेनली 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3, जिन्हें घटक या भाग भी बोला जा सकता है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तो होता है आपका उत्पादक, उत्पादक नंबर 1 हुआ। नंबर 2 होता है आपका उपभोक्ता, और जो नंबर 3 होता है आपका वो होता है आपका अवघटक। ठीक है जी। इसमें क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में सूर्य है ना, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। पूछा जा सकता है कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का मेनली स्रोत होता है वो कौन होता है? सूर्य होता है। उत्पादक इस ऊर्जा का ना प्रयोग कर अपना भोजन बनाते हैं। और प्रथम प्रकार का जो पोषी स्तर होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पोषी स्तर में द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय पोषी स्तर होगा, और वह तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि द्वितीय उपभोक्ता में कैसे आते हैं। देखो जैसे कि इसे ये खाएगा, इसे ये खाएगा, इसे ये खाएगा, इसे ये भी खाता है, और फिर ये इसे भी खाता है। ठीक है, और ये आपका घटक से पूरी की पूरी एक साइकिल है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना इसका जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय दंड संहिता की धारा गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। देखो ये क्वेश्चन तो आपका आने का नहीं एग्जाम में इस बार, लेकिन ऐसा है, ये इसे बोलते हैं आईपीसी। ठीक है जी। भारतीय दंड संहिता से कुछ भी पूछा जा सकता है कि कब लागू हुई, क्या मैटर है। जो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता है आईपीसी जो है कब लागू हुई थी? इंडियन पेनल कोड 1860, 1860 में प्रारंभ हुई थी। जो उसकी 100 धारा नंबर 143 है ना, 143 धारा क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी गैर कानूनी सभा में शामिल होगा जिसका प्रयास शांति भंग करना होगा, ठीक है, दंगे करना होगा, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। या वो कोई विधि विरुद्ध जमाव करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान है किस धारा के तहत? आपकी 143 धारा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डेट याद रखना, आईपीसी की डायरेक्ट पूछ ली जाती है, कब है? 1860 में। टोटल धाराएं कितनी होती है इसमें? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 7। जून 2020 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान व्यक्त किया है? ये आपका 2020 का है। इस बार आपको 23 का पता रहना चाहिए। आपको 23 में डिटेल में आपका क्वेश्चन बन सकता है। इससे भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी 4.50। ये आपका 2020 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको याद करने का। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। एक तो होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है आपका खाना खाने का सोडा, एक होता है आपका कपड़े धोने का सोडा। अब एक बात पूछता हूं मैं आपसे, जैसा कि आपका सोडियम कार्बोनेट तो आपके सामने है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, एक में आता है 10H2O। जब भी 10H2O आवेगा, जब कपड़े धोएंगे ना, तब 10 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? 10 कपड़े धोने के लिए 10 बाल्टी पानी की पड़ेगी जरूरत, इसलिए 10 लगेगा कपड़े धोने के साथ में, और Na2CO3 लगेगा आपका सोडियम कार्बोनेट, मतलब खाना खाने वाले के सामने। ऐसे याद कर लेना। सेकंड तरीका क्या है आपका याद करने का? सेकंड तरीका है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से क्या क्वेश्चन बन सकता है? सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। ये पूछा जा सकता है कि सोडियम कार्बोनेट कैसा यौगिक है? आपका एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। इसे धोवन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे धोवन सोडा भी कहते हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह जल में अति विलय है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्या आंसर लगेगा? Na2CO3। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। देखो आपसे क्या पूछा इसने, सेम क्वेश्चन शायद यही है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा था आप इसने आपसे? इसमें जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ये पूछा हुआ। देखो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है। और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, खाना खाने के बाद बाई करोगे, बाई लगता है आपका खाना खाने वाले के साथ में, जहां भी बाई आएगा लिखा हुआ वो खाना खाने वाला होगा, कपड़े धोने के बाद थोड़ा बाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। अब बायोगैस है, बायोगैस एक कैसा है, अक्षय ईंधन है जो पादप के अवशेषों, वनस्पति अवशिष्ट पदार्थों से मिलता है। इसमें है ना मीथेन की प्रतिशत मात्रा पूछ सकता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है, मीथेन की मात्रा होती है 50 से लेकर 70%। मीथेन गैस भी होती है इसमें, मैक्सिमम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड की 25 से लेकर 50 तक, ठीक है जी। और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है 2 से 8% बस। बायोगैस में क्या क्या फायदे हैं वो आपको सभी को पता है। बायोगैस गोबर गैस है, पर्यावरण के अनुकूल है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ज्यादा यूज होता है। इससे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन हाँ ये है गैसों की मात्रा का क्वेश्चन बन सकता है। बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बायोगैस में मीथेन 1% से कम होती है। कितनी होती है मीथेन, आपको ये तो पता चल गया, पता लग रहा आपने प्रीवियस ईयर सारे लगा लिए, रट भी लिए क्वेश्चन, लेकिन उसकी डिटेल भी तो पता होनी चाहिए। 40+ नंबर करने हैं तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, समय भी बहुत है, 38 पेपर है, मैं आपके सारे के सारे सोल्व कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है जी। 1% नहीं होती, कितना होती है आपकी, 50 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, महापद्मनंद ने साम्राज्य पर शासन किया था, ये पूछना चाहता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। महापद्मनंद जो थे उन्होंने किस साम्राज्य पर शासन किया था। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। मगध, मग मग मतलब मग्गा, मग्गा राजगर है, ऐसे याद करना। राजधानी वाला टॉपिक भी आता है इसका एक, ठीक है। इसकी एक वीडियो बनाई है 16 महाजनपदों की राजधानी की, एक शॉर्ट वीडियो है, 5 से 6 मिनट की है। यदि आप उसे देख लोगे ना एक बार, तो आपका एक भी क्वेश्चन राजधानी का किसी भी एग्जाम में आपका गलत नहीं होने का। चलो इसका आपका राइट आंसर होगा मगध। अब थोड़ी सी इसकी जानकारी भी देख लेते हैं। जो महापद्मनंद था आप, ये कब, इन्होंने कब शासन किया था, 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 तक, 344 से 322 तक। ये साम्राज्य है ना सबसे शक्तिशाली शासक थे पुराणों में ना। इसे पुराणों में इसका नाम क्या पाया जाता है, क्वेश्चन ही बनता है एग्जाम में, पुराणों में इसे क्या कहा गया, महापद्मनंद तथा तथा महाबोधि वंश, क्या कहा गया, महाबोधि वंश भी कहा गया। महाबोधि वंश में से उग्रसेन है, फेवरेट नाम है उग्रसेन, याद रखना, पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। इस बार उग्रसेन किसका नाम था आपका, इन्हीं का नाम था, उग्रसेन कहकर भी इन्हें संबोधित करते थे, ठीक है। पहली बार ना कलिंग जो कलिंग की विजय थी तथा उसमें वहां पर उन्होंने क्या करवाई थी, नहरों का भी निर्माण करवाया था। क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन वो फेवरेट है एसएससी का, टीसीएस कंपनी का। कलिंग शासक खारवेल थे, कलिंग शासक का नाम क्या था, खारवेल। खारवेल ने अपने हाथी गुफा विलेख में, हाथी गुफा, कल की शिफ्ट में भी हाथी गुफा विलेख से क्वेश्चन था और सेकंड शिफ्ट में भी है। इस वजह इसलिए टीसीएस कंपनी जो होती है इसका पैटर्न क्या होता है, ये एक टॉपिक सेलेक्ट करती है और उस टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको टॉपिक वाइज अपने टॉपिक कवर करने बहुत जरूरी है। खारवेल की हाथी गुफा विलेख में ना इनका वर्णन मिलता है, किसका, वहां पर वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं 11, 2020-21 के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएससीपी के न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशासित नहीं करता, क्या नहीं करता। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलसी, ऑप्शन नंबर सी, अलसी। ये देखो बजट से क्वेश्चन है, कृषि वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, लगभग मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको डिजिट वाले मिलेंगे, जो कि आपके जनरल नॉलेज के होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ने अपने 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग अनुशंसाओं के आधार पर की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचलन आरंभ किया। गलत पूछ रहा है, इसमें 3 सही है, सिर्फ और सिर्फ एक आपका गलत है। जो आपका गलत है वो पाकिस्तान वाला गलत है, पाकिस्तान से तो कोई मतलब है ही नहीं दूर दूर तक भी। अब थोड़ी सी इसकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल से क्वेश्चन बनने के चांस है। आरबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई को। बैंक सारे बैंकों का जो वो होता है प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग चलते हैं सारे रूल एंड रेगुलेशन, किसके चलते हैं, आरबीआई के। अधिनियम पूछा जा सकता है इससे, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। आरबीआई बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। जो स्थापना दिवस है इसका 1 अप्रैल 1935 से इसे मतलब स्थापना हुई थी। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीयकरण का भी पता होना चाहिए आपको कि राष्ट्रीयकरण आरबीआई का कब हुआ, 1949। एक क्वेश्चन बनता है इंदिरा गांधी वाला। इंदिरा गांधी ने 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, 1969 में किया था।
दूसरी बार कब किया था? दूसरी बार एक बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। दूसरी बार आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लॉर्ड गोल्डमार्ट की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। लॉर्ड मार्क की क्या है वो काल्पनिक चरित्र, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेके रोलिंग। अब जेके रोलिंग से जो आपके क्वेश्चन बन सकता है, पूछा तो जानेगा नहीं देखो, लेकिन पता होना आपको जरूरी है। जो आपका है ना ये वोल्टेमार्ट, जेके रोलिंग द्वारा रचित एक हैरी पॉटर श्रृंखला थी। आपने सुना भी होगा। कौन सी श्रृंखला थी? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर श्रृंखला का एक काल्पनिक चरित्र था। वोल्डेमॉर्ट का पूरा नाम क्या था? टॉम रिडल नाम था इसका पूरा। क्या नाम था? टॉम रिडल इसका पूरा नाम था। इसका प्रथम अवतरण हैरी पॉटर और पारस स्टोन। हैरी पॉटर के साथ दूसरा कौन था? पारस स्टोन। हैरी पॉटर और पारस स्टोन में होता था इसका वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं को और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा होती है, वो कौन सा था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गरिया गरिया पूजा। गरिया पूजा में क्या होता है? गरिया पूजा त्रिपुरा राज्य का एक प्रमुख पर्व है। इसमें ना पालतू पशु, धन संपत्ति, देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह पर्व है ना चैत्र माह में आता है। कब आता है यह पर्व? चैत्र माह के अंतिम दिन से लेकर कब तक चलता है? बैसाख महीने के 7वें दिन तक चलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैत्र आपका गरिया पूजा कब से कब तक चलता है? चैत्र माह के अंतिम दिन से लेकर बैसाख माह के 7वें दिन तक चलता है। इसमें त्रिपुरा और रियांग जनजाति इसे फसल के त्योहार के रूप में मनाती है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा और आपकी रियांग जनजाति जो है किस किस उसे किस पूजा को फसल की पूजा के रूप में मनाती है? तो ये आपकी गरिया पूजा है। ऐसा पता होना चाहिए। देखो ऐसे डीपली पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। प्रैक्टिस करते चलो बस। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? अब आपका 1 तारीख से भूगोल, संविधान, हिस्ट्री, अर्थव्यवस्था, साइंस, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की 25 क्वेश्चन एक सीरीज लेकर आ रहा हूं। उसका नाम जो आपका सीरीज का होगा, जैसा कि आपका हिस्ट्री है, इतिहास का संपूर्ण निचोड़, संविधान का संपूर्ण निचोड़ के नाम से सीरीज होगी वो। 25 क्वेश्चन उसमें होंगे। जिन जिन स्टूडेंट की तैयारी जीके की बहुत जबरदस्त होगी, वो भी 15 से 18 तक कवर करना उनके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कराऊंगा 1 तारीख से। टाइमिंग शेड्यूल में बता दूंगा किस टाइम वीडियो अपलोड होगी। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना। वो जो आपकी सीरीज होगी, आपका दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी एसआई तक एग्जाम की लेवल की जीके को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबो। तांबो आपका सिक्किम में स्थित नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब नहीं है तो और कौन कौन से है सिक्किम में? सिक्किम के मठ के बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है आपका। सिक्किम में जो स्थित है ना, जो प्रमुख बौद्ध मठ है, एक तो है मेनली जो आपका है, उसका नाम क्या था? रूमटेक मठ। रूमटेक मठ है। दूसरा है रालंग रालंग मठ। एक है आपका कारतोक मठ, जो आपके ये सिक्किम में है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जो आपका तांबो है, तांबो जब पूछा है, जब सिक्किम में नहीं है कहीं पर तो स्थित होगा ये। तांबो मठ कहां पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है आपका तांबो मठ? हिमाचल प्रदेश के कौन सी घाटी है? स्पीति घाटी में स्थित है। स्पीति घाटी में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्धपोत अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनिष्टीकरण के लिए पहुंचा था? अब इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस, ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस विराट। आईएनएस विराट के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं। ये आपका 2020 में तो पहुंचा था, जबकि ये है ना 12 मई 1987 को ये भारत की उसमें इंडियन नेवी में कमीशन में शामिल हुआ था। अब आपको देखो, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसरो डीआरडीओ डीआरडीओ की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, कब स्थापना हुई, ठीक है, और कहां पर स्थित है। आपका जितने भी ये अंतरिक्ष यान हुआ फिलहाल, जैसे कि आपका चंद्रयान 3 सूर्य के लिए हुआ था, आदित्य वाला, ये इनकी डिटेल आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, साथ के साथ मैं आपको कवर कराता हुआ करंट अफेयर में चल भी रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आपका ये सेकंड क्वेश्चन है आईपीसी से, भारतीय दंड संहिता से। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा और उसे साधारण कारावास में दंडित किया जाएगा, जिससे जिसे तक बढ़ाया जा सकता है, और फिर आर्थिक दंड या दोनों दंडित है। वो भी पूछ रहा कितने दिन तक इसे सजा मतलब बढ़ाने का प्रावधान इसके लिए किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आत्महत्या करना भी अपराध है। एक क्वेश्चन ये देखा था मैंने, प्रैक्टिस सेट था, पता नहीं एग्जाम था, कि कौन सा अपराध ऐसा है जिसे बिना कंप्लीट किए हुई सजा मिलती है, वो आपका आत्महत्या है। क्या है आपका? वो आत्महत्या ही अपराध है, क्योंकि आत्महत्या अगर कर ली आपने तो यदि किसी ने आत्महत्या कर ली तो वो तो फिर वो बेचारा खत्म ही हो जाएगा, उसे कहाँ सजा मिलेगी। लेकिन आत्महत्या किए बिना ही उसे दंड देने का प्रावधान किसमें है? आत्महत्या में। चलो अब आईपीसी की बात करते हैं। ये धारा कौन सी है आपकी? ये धारा है आपकी 309। ये धारा कौन सी है? 309 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे कारावास भी दिया जाएगा और 1 वर्ष तक इसके कारावास को बढ़ाया जा सकता है। लागू कब हुई थी? लगातार याद रखना, 1862। किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन रखा मिलेगा, 1 नंबर आपका पक्का होगा। यदि बात करते हैं विधि आयोग जो उस टाइम बना था, कौन थे? लॉर्ड मैकाले। नाम याद रखना, फेवरेट नाम है लॉर्ड मैकाले। 2 नाम याद रखने आपको आईपीसी से, लॉर्ड मैकाले। स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी। अध्याय और आपकी जो धाराएं हैं इतनी जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई का तो एग्जाम आपका है नहीं, इतनी डिटेल एग्जाम में नहीं नहीं आ भी सकती है। देखो चलो मैं कवर करवा दूंगा नेक्स्ट आपके जो भी शिफ्ट में ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए निम्न में से जैविक पदार्थ की एक परत से अनावर्त भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मलीचंक। ऑप्शन नंबर सी, मलीचंक। मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए ना जैविक पदार्थों की एक परत होती है अनावर्त भूमि को ढकने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? आपका मलीचक कहा जाता है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? ये एक तो मृदा पोषक के तत्वों को बढ़ाती है, ठीक है, केंचुओं की गतिविधियों को तेज करती है, ठीक है, और मृदा के कटाव को आपकी रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की पूर्ववर्ती कार्य दिवस में व्यवस्था में बैंकिंग भाई आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये आपका डायरेक्ट पूछ रहा है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75। देखो ऐसा है, जो आपके 50 क्वेश्चन है, जो जिस भी क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनने के चांस है उसे बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अन्यथा जितने भी आपके शेष क्वेश्चन है डायरेक्ट उनके आंसर देखते हुए हम चलेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी होगी, उससे कोई फायदा आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन वो कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन बनने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? अब आपके सामने अश्वमेध आया, अश्वमेध से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ है घोड़े की बलि। क्या होता है? घोड़े की बलि। घोड़े की बलि इसका क्या अर्थ होता है? शाब्दिक अर्थ होते हैं। ये है ना, राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए किया जाता था। इसमें एक घोड़े को ना अभिषेक करने के पश्चात 1 वर्ष के लिए खुला छोड़ देता था। कितने वर्ष के लिए छोड़ते थे? 1 ईयर के लिए। वो जहां जहां तक भी जाता था वहां वहां तक उस राजा का कब्जा हो जाता था। वितरण करने के लिए संपूर्ण भाग जहां तक भी जाएगा उस राजा का आधिपत्य वहां तक होगा। यदि कोई उस राजा के ना उसे पकड़ लेता है तो उसे क्या करना पड़ता था? उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। और ये है जगह ना 3 दिनों तक चलता था। 1 साल तक घोड़े को छोड़ के रखते थे। असल में ये कितने कितने दिनों तक चलता था? 3 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है? गजल के दोहों के लिए प्रयुक्त होने वाला कौन सा नहीं है आपका? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मांड। मांड ऑप्शन में भी नहीं है आपका, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, मिसरा नहीं है, मांड है। क्या है आपका? मांड है। गजल अरबी साहित्य का एक क्या है? प्रसिद्ध काव्य शैली है। गजल क्या है? आपके सामने आपने पढ़ा होगा गजल। गजल किस साहित्य की ये काव्य शैली है आपकी? ये अरबी की है। अरबी साहित्य की एक क्या आपकी एक काव्य शैली है। गजल में ना आते क्या क्या है तो पता कर लो। गजल में एक तो आती है आपकी मतला। क्या आता है? मतला, मक्ता और मिश्रा। मतला, मक्ता और मिश्रा का होना अनिवार्य है, अन्यथा गजल अधूरी मानी जाती है। ये ऐसी कहावत है और जो कि फैक्ट है, ठीक है जी। और जो जबकि जो मांड है ना, ये मांड जो आंसर था इसका मिश्रा की जगह मांड है, ऑप्शन में मिसप्रिंट है। मांड है ना शब्द गजल से संबंधित ये नहीं है। मतला, मक्ता और मिश्रा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? अब नदियां अपने मतलब नदियां एक बार अपना उद्गम स्थान से निकलती है, निकल के समुद्र में जाती है, वहां तक उसकी आकृति होती है, शेप बनती है, उन्हें कौन सी शेप को क्या कहा जाता है? अब मैं आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखो जो आपकी नदियां होती है, नदी अपने स्रोत से तो निकलकर प्रभावित होना स्टार्ट हो जाती है जब 2 जलधाराएं, ये जैसे कि नदियां है या नदी है, जब जो या नदी है आपकी, जब 2 जलधाराओं में विभाजन होता है। किसमें विभाजन होता है? एक इधर चली गई आपकी, एक इधर चली गई। 2 जलधाराओं में विभाजन हो गया, एक धारा इधर आ गई, एक धारा इधर आ गई। इस विभाजन से क्या बनता है आपका? इसे क्या कहते हैं? वितरिका।
पहला ऑप्शन। वितरिका किसे कहते हैं? जब दो जलधाराओं में विभाजन होगा उसे क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। इसके बाद आपका जलप्रपात क्या होगा? जलप्रपात क्या होगा? जलप्रपात किसे कहेंगे? जब नदी है ना किसी पहाड़ी या ऊंची स्थान से, किसी ऊंचाई के स्थान से धरातल पर गिरती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो मैदानी भाग में वक्र के रूप में चलेगी उसे विसर्प बोलते हैं। ऐसे नहीं चलती है, ऐसे कहीं ऊंचाई से देखना नदी का सांप की तरह दिखाई देगी, उसे क्या बोलते हैं? उसे विसर्प आपका बोला जाता है। जबकि उत्खंड क्या होता है? उत्खंड का भी पता होना चाहिए आपको। उत्खंड एक प्रकार का पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? ये आपका उत्खंड ही है। ये आपको डिटेल मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपको आगामी एग्जाम के लिए सतर्क रहना है। कुछ भी पूछा जाएगा, तैयारी जबरदस्त करनी है। अब उत्खंड पता चल गया, वितरिका आपको पता चल गया, जलप्रपात और विसर्प मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का एक वो स्तंभ है, वो कहां पर है? इलाहाबाद में है। नाम क्या है उसका? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप स्वयं दे। चलो इसकी डिटेल देखते हैं थोड़ा। हरिसेन, हरिसेन था ना जो आपका समुद्रगुप्त के दरबार में, उसका नाम क्या था? समुद्र के दरबार में हरिसेन नाम था उसका। हरिसेन का ही है वो। आपका नाम मिस हो रहा है मेरे फिलहाल माइंड से। हरिसेन, हरिसेन का ही है वो। हरिसेन ने उसमें वर्णन किया, समुद्रगुप्त का भी लेख है। चलो, हरिसेन जो था आपका 4वीं शताब्दी में संस्कृत कवि था। ये हरिसेन क्या था? संस्कृत कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था ये। इसकी जो रचित उसकी एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति थी, क्या थी? प्रयाग प्रशस्ति। ये है वो, इसी का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। किसने लिखी थी? आपकी हरिसेन ने लिखी थी। ये स्थित कहाँ है आपका? ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बछुआ के पौधों की पत्तियों अम्ल स्त्रावित करती है जिससे मार्मिक दर्द होता है। बछुआ का एक पौधा होता है, उसकी जो पत्तियां होती है अम्ल स्त्रावित करती है, उसमें मार्मिक दर्द होता है। उसमें होता क्या है ये पूछा जा रहा है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेनोइक। क्या होते हैं? मेथेनोइक। बिछुए के पौधे से जो पत्ती के चुभने के बाद चुभने वाले जो उसमें बाल से होते हैं उसमें फार्मिक एसिड होता है। कौन सा होता है आपका? उसमें फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड होता है उसमें। और इसमें इसे क्या क्या कहा जाता है? इसे मेथेनोइक भी कहा जाता है। फार्मिक एसिड ऑप्शन में मिलेगा आपको, या मेथेनोइक आपको एसिड इसमें ऑप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठान स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा जल निकाय तक ले जाया जाता है। वो क्या है आपका? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मासी मागम। पर्व वाले और आपके पर्व वाले, त्योहार वाले। ठीक है जी, ये लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये टॉपिक आपको कवर करना बहुत जरूरी है। जो मासी तमाम त्योहार है मुख्य रूप से काम में मनाया जाता है भारत के दक्षिण में तमिलनाडु में। तमिलनाडु, इतना तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। तमिल पर्व तमिलनाडु में और केरल में मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, ये त्योहार प्रत्येक वर्ष माघ महीने में मनाया जाता है। ये माघ महीने की पूर्णिमा को, माघ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें मंदिर की मूर्तियों को अनुष्ठान स्नान के लिए ले आया जाता है जुलूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। द द डिसाइपल चैतन्य तमहाने की ये एक पुरस्कार विजेता फिल्म है, कौन सी है? ये करंट अफेयर का था, उस टाइम का याद हो ना हो, लेकिन अब का करंट अफेयर का आपको क्वेश्चन कवर करना होगा। इसका उस टाइम राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, मराठी थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने का प्रयास में थाली नामिक की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ये आपकी कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2019 और 20 में की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आने बजट बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लो। प्रत्येक स्टूडेंट 4 से 5 क्वेश्चन बजट के आने ही आने हैं। एक क्लास में बजट की लेकर आऊंगा जरूर, नेक्स्ट वीक लेकर आऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से कवर कराऊंगा उसमें बजट आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकरण क्षेत्र से बाहर रहकर भारत के कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरोध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ये आपका अधिनियम था। भारत का जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है, इसमें क्या होता है? अधिकारी को ना गैर दोषी आधारित कुर्की और भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। जैसे भी माल्या था वो
ठीक है, भाग गया था, तो उसकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान था इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर को प्रभावी हुआ था। कौन से 19 सितंबर को प्रभावी हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2018। ये अब भी पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ना फैसले में ट्रिपल तलाक की बात हो रही है। कौन सी बात थी? ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक की एक तो आपको जम्मू कश्मीर कब से वहां पर कानून जो व्यवस्था थी वो अलग हुई, ठीक है जी। एक सीसीसीए आया था आपका, एक नागरिक अधिनियम वाला एक वो आया था संशोधन, ठीक है। ये आपके लेटेस्ट वाले 4-5 अधिनियम में क्वेश्चन आपके कवर होने चाहिए। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी कोई क्वेश्चन होगा साथ के साथ डिटेल के साथ कवर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसका आपका जो ट्रिपल तलाक था 19 सितंबर सितंबर 2018 को प्रभावी हुआ था। 2018 को आपका प्रभावी हुआ था। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट में ना ट्रिपल तलाक को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए मुस्लिम महिलाओं को विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। डेट याद रखनी है आपको, 19 सितंबर 18। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त करने के निविष्ट करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निर्देशक हो। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। कौन सी धारा थी आपकी? 16। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 में धारा नंबर 16 थी, जो कि क्या कहती थी, किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त करने का निषेध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निर्देशक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, काल्पनिक बसका मालगुड्डी द्वारा लिखित कहानियां में वर्णित किया गया है, किसमें किया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका मालगुड्डी है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। फेमस है जी, ये डायरेक्ट पूछी जाती है, लगातार पूछी जाएगी। एक मैं बुक एंड ऑथर वाली क्लास लेकर आऊंगा, बहुत ज्यादा कवर कराना पड़ेगा मुझे आपको, ठीक है, करा दूंगा। लेकिन मैं आर के नारायण, मालगुड्डी डेज पूरा नाम क्या था? मालगुड्डी डेज। एक उसमें एपिसोड भी चलता था टीवी में, ठीक है। मालगुड्डी डेज अंग्रेजी साहित्य में सुप्रसिद्ध जो लेखक थे उनका नाम क्या था? आर के नारायण। आर के नारायण। एक कमलेश की भी है, फेमस है कमलेश की भी। आर के नारायण की अनेक रचना थी, उसमें मालगुड्डी डेज प्राय दक्षिण भारत का एक काल्पनिक कस्बा माना जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पाणिनि कौन थे? देखो डायरेक्ट पूछा जाता है पाणिनि कौन थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको आपने एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कर रखे हैं स्टैटिक जीके के तो आपके पेपर बहुत जबरदस्त होगा, बस तैयारी करो। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाणिनि क्या थे? एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया। संस्कृत भाषा से संबंधित है पाणिनि। पाणिनि की एक फेमस पुस्तक है अष्टाध्यायी, याद रखना, अष्टाध्यायी ऐसे याद करना। एक पंडित जी थे, वो अध्याय पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे, अध्याय पढ़ रहे थे। आपने कहा पानी पियो, उन्होंने कहा पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं पीना मुझे, 8 अध्याय पढ़ूंगा, पहले मैं 8 अध्याय पढ़ूंगा तब पानी पीऊंगा, ऐसा याद रखना। बुक एंड ऑथर की क्लास में लेकर आने वाला हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। पाणिनि के पाणिनि जो इनका जन्म कब हुआ था? लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था, पश्चिम भारत में गंधार में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। बस पाणिनि इसकी एक प्रमुख पुस्तक है 8 अध्याय। इसमें इसमें पूछा जाता है देख लो इसमें अध्याय में क्या क्या था। जो आपके 8 अध्याय है, इसमें चार क्या थे? सहस्त्र सूत्र थे। अध्याय कितने थे? 4, 8, और सूत्र कितने थे? 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? खेल से तो क्वेश्चन फिक्स है जी, आना ही आना है। लगभग इस 15 से 20 क्वेश्चन आपके किसी शिफ्ट में 12 आएंगे, किसी में 15 आएंगे, किसी में 18 आएंगे। लगभग इतने करंट अफेयर का स्कोर आपका 50 में से आपका रहने वाला है, इसलिए करंट अफेयर पर कमांड करनी बहुत जरूरी है। अगस्त 2020 में अगर 2000 की बात हो रही थी, ऑप्शन नंबर उस टाइम कौन थी? मनिका बत्रा थी। कौन थी? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है आपकी? ये आपकी टेबल टेनिस से है, टेबल टेनिस से। आपको खेल और खिलाड़ी से भी पता होना चाहिए कौन सा किस राज्य से संबंधित है और कौन सा खेल खेलता है। टेनिस टेबल से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि आपका खेल जगत में दिया जाता है। ये भी पूछा जाता है सर्वोच्च पुरस्कार है, ये पूछा जाता है खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है आपका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका ये है, ठीक है जी। मनिका बत्रा इसका राइट आंसर था। एक नीरज चोपड़ा को भी दिया गया था। चलो इस बार में इस सर वर्तमान में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 25 लाख। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 25 लाख। इसकी डिटेल में इतना सफिशिएंट है। स्टार्ट कब हुआ था ये आपका? 91 में स्टार्ट हुआ था। इस बार के खेल रत्न पुरस्कार आप करंट अफेयर की वीडियो देखना, उसमें कवर कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था, कौन बना था? 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। कौन बना था? हर्षवर्धन। ये आपका पुष्यभूति वंश का था। किस वंश का था? पुष्यभूति राजवंश में, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है।
जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है था। इसमें क्वेश्चन बनता है, बाण भट्ट द्वारा रचित एक हर्ष चरित्र है, बाण भट्ट की हर्ष चरित्र है। इसमें 7-8 बुक हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि आपकी ये आपकी वो थी अष्टध्यायी थी पाणिनि की, बाण भट्ट की आपकी हर्ष चरित्र है, ठीक है, चाणक्य की है एक, ठीक है। चलो मैं वो आपकी कवर करा दूंगा। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। चलो मैं नई स्लाइड में ले लेता हूँ जो क्वेश्चन बनने के चांस है। बाण भट्ट की जो पुस्तक है, बाण भट्ट की जो थी कौन सी थी? हर्षचरित्र। क्या नाम था उसका? हर्षचरित्र थी। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर। इनकी राजधानी क्या थी? थानेसर, थानेश्वर, जो आपके एचआर बोले तो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। बस इतना आपके लिए। जो उसकी हर्ष की पुस्तक है प्रमुख, वो भी पूछी जा सकती है, कवर करा करके ही चलते हैं। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शिका लिखी नहीं थी इसने, इसके उसके ने लिखी थी जो उसके दरबार में रहते थे, लेकिन नाम नहीं करता है। रत्नाकर, रत्नाकर नहीं, रत्नावती व नागानंद, ऐसा पूछी जा सकती है, याद रखना, ही नोट डाउन करते चलना। जो इस सीरीज में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ये है ना आपका अमरपुर, 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 धोलावीरा तथा रंगपुर पुरातात्विक स्थल है जो कि गुजरात में है। गुजरात में कौन कौन से हैं पूछा जा सकता है। नंबर 1 कौन सा है आपका? अमरपुर। एक आपका कौन सा है? धोलावीरा। और एक आपका कौन सा है? रंगपुर। अब मैं आपको आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हड़प्पा है, याद कैसे करने का तरीका बताता हूँ मैं। हड़प्पा, पप्पा किसके थे? रवि के। इसका मतलब हड़प्पा किस नदी किनारे है आपका? रवि नदी के किनारे है। खोज किसने की थी? जो रवि के पप्पा थे ना, वो बहुत दयालु थे, दयावान थे। दयाराम मतलब दयाराम सानी। मोहनजोदड़ो, मोहन मोहन कैसा था? बहुत सीधा था, सीधा बोले तो सिंधु नदी। ऐसे याद करने हैं। इसकी भी एक क्लास बनाई हुई है, एक बार जाकर ट्रिक वाली क्लास आप देखना तो स्टार्ट कीजिए, शॉर्ट ट्रिक वाली भी और लॉन्ग ट्रिक वाली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बता दिया गया लास्ट वाले का? हाँ जी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मानवता हेतु गुलबेकियन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था? देखो पुरस्कार के 6-7 क्वेश्चन आ चुके हैं, किसे प्रदान आपका किया गया था? इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, 99% स्टूडेंट ने क्वेश्चन कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च को। अब मैं थोड़ा सा आपके मार्च वाले जो इंपोर्टेंट दिवस है वो कवर करा देता हूँ, कौन कौन से दिवस को कौन कौन सा मनाया जाता है। एक आता है मार्च में, सबसे पहले पूछा जाता है 20 मार्च में, 21 मार्च को, 21 मार्च नहीं, वन्य प्राणी। सबसे पहले तो 8 मार्च को पूछा जाता है महिला दिवस। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? महिला दिवस। वन्य प्राणी, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 3 मार्च को मनाया जाता है। एक आपका जल दिवस भी मनाया जाता है, जल दिवस भी मार्च में मनाया जाता है। ये आपका 22 तारीख को मनाया जाता है, दो दो बूंद जिंदगी की, ठीक है जी। एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। फरवरी में एक दिवस है आपका 28 फरवरी को, विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस डायरेक्ट पूछा जाता है। चलो ये दिवस वाला एक नंबर आपका फिक्स है, सेलेक्ट कर लो बस। यदि मैं बात करता हूँ ना टॉप टॉपिक 100, टॉप ट्रेंडिंग 100 टॉपिक है, उन्हें बहुत अच्छी तरीके डिटेल से कवर कर लो, आपके नंबर बहुत अच्छा स्कोर होगा जीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार ग्राहम ग्रिड भारतीय पुरुषों की टीम के मुख्य कोच है। कौन सी टीम के कोच हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया, जो ये आपके है ये किसके है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के। हॉकी के थे ग्राहम रीडर, हॉकी टीम के मुख्य कोच थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया हॉकी टीम के एक खिलाड़ी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दिग निकाय में प्रवचनों का एक संग्रह है, वो क्या है? ये आपका एक बौद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है ये दिग निकाय? आपका बौद्ध से। दिग निकाय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक नाम सुना होगा आपने, त्रिपिटक से भी क्वेश्चन आते हैं। त्रिपिटक के सुत पिटक से है ये, सुत पिटक का प्रथम निकाय है। सूत पिटक का कौन सा निकाय है? आपका प्रथम निकाय है। इसमें कुल सूक्त कितने हैं? 34 सूक्त है, यदि पूछ ले एग्जाम में कितने हैं? 34 सूक्त है। इन सूत्रों में सबसे लंबे आकार के कारण ही इसे दीर्घ निकाय का नाम दिया गया है। दीर्घ निकाय, दीर्घ है, दीर्घ भी लिखा होता है, दीर्घ निकाय भी होता है। सूत्र कितने थे? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से फिर आया,
केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत रेल परिवहन सेवा का प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त 2020 सी 7 अगस्त 2020 को ये आपकी शुरुआत हुई थी। ये प्रारंभ कहाँ से हुई थी? जो कि प्रारंभ हुई थी परिवहन सेवा ने 7 अगस्त 2020 को। नाम याद रखना, देवलाली, देवलाली महाराष्ट्र से, एमएच लिखता हूं महाराष्ट्र को। देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। दानापुर बिहार तक हुई थी, ये बिहार तक हुई थी। इसके बाद दूसरी किसान रेल 9 दिसंबर 2020 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। प्रवासी रोजगार की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने का आवश्यकता पूर्ति करती है। 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इनाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी किनारे है? देखो उत्खनन स्थल से नदी किनारे वाले पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे हड़प्पा, पप्पा किसके रवि के, दयालु थे, सिंधु, एक लोथल था, लोथल 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 बोले तो थाली, थाली में क्या लग रहा था? भोग, भोग बोले तो क्या है आपका? भोगवा, भोगवा नदी के किनारे है। एक बार जाके क्लास देखना, याद हो जाएगा आपका। इसका आपका इनाम गांव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घोड़, घोड़ घोड़ नदी किनारे। इनाम गांव घोड़ नदी के किनारे स्थित है। ये महाराष्ट्र में ना भीमा नदी की एक सहायक नदी है। ये घोड़ है जो किसकी सहायक नदी है आपकी? भीमा नदी की, भीमा नदी की सहायक नदी है, जो कि महाराष्ट्र में हड़प्पा का एक पुरातत्व स्थल भी है। ठीक है जी। यहाँ से ना क्या क्या मिला था? गेहूं, यहाँ से गेहूं, जो, मसूर, बाजरा और तिल के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉल दिग्गज बोरुसिया बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब के 2 साल की साझेदारी गठित की? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद एसपी, हैदराबाद एसपी। 2020 में, 2020 की बात थी ये, लास्ट टाइम का था, इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। अब 23, 22, 23 का कवर करेंगे हम। मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मैदानों के बारे में पूछ रहा है। क्या है मैदान? है ना भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। बीसीसीआई ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 2020 के संस्करण में शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसे घोषित किया था? इस बार तो एक तो प्रो कबड्डी कवर करना है, आईपीएल कवर करना है, T20 वर्ल्ड कप कवर करना है आपको, और आपका G20 कवर करना है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन 1 का 2 3 3 एग्जाम में रखे हुए आपको मिलेंगे। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रीम 11, ड्रीम 11। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। वेसर शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? वेसर आपका किससे संबंधित है? ये आपका मंदिर वास्तुकला से, किससे? आपका मंदिर वास्तुकला से है वेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद से उत्पादन से संबंधित है? देखो ये भी आपका, ये है विज्ञान की प्रमुख शाखा है, एक क्वेश्चन इससे भी बनने के चांस है। फेवरेट टॉपिक है, बस ये टॉपिक नोट डाउन करते चलना। विज्ञान की प्रमुख शाखा है शहद का, आपका है राइट आंसर एपीकल्चर, एपीकल्चर है नहीं क्या? एपीकल्चर सही आंसर है एपीकल्चर। शहद मतलब एपी, पी मतलब खून पीती है क्या? मधुमक्खी, खून नहीं, डंक मारती है, पीती है ना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। आपका सिविकल्चर जो है आपका ये है कास्ट, कास्ट मतलब लकड़ी के पेड़ों को संवर्धन करते हैं। आपका बागवानी का क्या हुआ? आपका हॉर्टिकल्चर हुआ। और रेशम उत्पादन का आपका क्या हुआ? रेसों को उल्टा कर दो, सेरिकल्चर, सेरा, ऐसे याद करना है। 48 कवर बहुत कुछ कराना है आपको। निम्नलिखित में से 48 निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का हरियाणा से संबंधित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाग। अब आपको पता होना चाहिए, यूपी के पता कर लेते हैं एक बार पहले। यूपी के कौन कौन से आपके? एक तो यूपी का है रामलीला, रासलीला, ये शायद मैंने लिया है एक्स्ट्रा फैक्ट में, नहीं लिया नहीं। यूपी का कौन कौन से आपका? एक तो है रासलीला, एक चरकुला, एक नौटंकी, एक रामलीला। कर्नाटक का पूछा जाते हैं, ये याद जरूर करना। कर्नाटक है यशगान, यशगान। ठीक है जी। बस मैं एक बार याद, एक छोटी सी लाइन याद करा दूं, क्या था? पूड़ी आदि, पूड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का? आदि बोले तो आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर, कथक कहाँ गए? उत्तर भारत का। ज्ञान करना, ज्ञान करना, करना बोले तो कर्नाटक। यशगान कहाँ गए आपका? कर्नाटक। पूरी आदि, कथक उत्तर, ज्ञान करना भरतनाडु, भरत नाट्यम कहाँ गए? तमिलनाडु, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रेतीली, इसका राइट आंसर होगा, डायरेक्ट बोल देता हूं मैं, दोमट मृदा का उपयोग घट के खिलौने और मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कावेरी द्रोणी या बेसिन भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और किसके मध्य आपका ये है? 3 राज्य है, कौन कौन से हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी, केरल। तीनों के बीच में है, कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 3 राज्य है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बन सकते, कावेरी नदी यह है ना कर्नाटक के कुर्ग जिला है, कुर्ग, कौन सा है? कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलकर बहती है, लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बहती हुई 3 द्रोणी है इसकी, 3% क्षेत्र में, केरल 3% तो है केरल में, 3% आपकी केरल में, 41% आपकी कर्नाटक में है, और आपकी बची हुई कितना, लगभग 56% आपका ये तमिलनाडु में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, ठीक है। धीरे धीरे क्लास में हम इंप्रूवमेंट करेंगे, इंप्रूवमेंट बोले तो कम समय में ज्यादा डाटा देने की मैं आपको कोशिश करूंगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।